अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फ़ालिज किस वजह से होता है। ऑफ़ कोर्स हर सवाल इस तरह के का जवाब यही है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दुनिया असबाब की दुनिया बनाई है, तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसकी वजह से फ़ालिज हो जाता है। और हम लोग भी असबाब को इस्तेमाल करके जो अपने मामलात, अपनी बीमारियां, उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो और अल्लाह ताला ने हमें असबाब को इस्तेमाल करने से रोका भी नहीं है। तो इसलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह फ़ालिज पेश आते हैं, ताकि हम फ्यूचर में फ़ालिज होने को रोक सकें या प्रिवेंट कर सकें। फ़ालिज जो है वो कई तरह का होता है। उसमें जो दो बड़ी डिविजन्स है वो क्लॉट वाला फ़ालिज, जिसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहा जाता है, और एक हेमरेज यानी ब्लीडिंग या खून फैल जाना दिमाग के अंदर, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ज़्यादातर मरीज़ों को क्लॉट वाला फ़ालिज होता है। तकरीबन 6 मरीज़ों को जो क्लॉट वाला फ़ालिज है वो होता है, और 1 मरीज़ को हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। यानी क्लॉट वाला फ़ालिज कहीं ज़्यादा कॉमन है हेमरेज या ब्लीडिंग वाले फ़ालिज से। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि क्लॉट वाला फ़ालिज किस वजह से होता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो क्लॉट दिमाग में किसी और जगह से आया होता है, और जो दो आम जगहें जहाँ से वो क्लॉट दिमाग पे आ जाता है और दिमाग की रग को बंद कर देता है, उसमें नंबर 1 दिल है। दिल, आपको पता है कि जो दिल की बीमारी है वो सबसे कॉमन रीज़न है दुनिया में मरीज़ों के फौत होने का। और दिल का दौरा होता है, जिससे दिल की कोई एरिया की जो पट्टा है या दीवार है वो रुक जाती है, वीक पड़ जाती है, फौत हो जाती है। उससे उसमें जो सिकुड़न है वो ख़त्म हो जाती है, मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। और जब उस एरिया में खून का दौरानिया रुक जाता है, खून वहाँ ठहरता है, तो आप सब लोग जानते हैं कि खून रुक जाने से जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो अगर दिल में वो क्लॉट बन जाए और वो शरीयान के ज़रिए से दिमाग की शरीयान में आ जाए, तो उससे दिमाग का फ़ालिज हो जाता है। दूसरी वजह दिल से क्लॉट आने की ये भी हो सकती है कि अगर दिल की धड़कन बेकायदा हो, जैसे नॉर्मली तो इस तरह रेगुलर तरीके से दिल धड़क रहा होता है, लेकिन अगर दिल जो है ना इरेगुलर तरीके से धड़कना शुरू कर दे, जिसे हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, यानी दिल ऐसे खून निचोड़ने के बजाय फड़फड़ाना शुरू कर दे, तो वंस अगेन खून उस जगह पे ठहर जाने की वजह से क्लॉट बनता है। और वो क्लॉट अगर दिमाग की शरीयान को आके ब्लॉक कर दे, तो उससे क्लॉट वाला फ़ालिज हो जाता है। उसके अलावा दिल में कुछ ऐसी और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे दिल के जो वेल्व हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और वो जो इन्फेक्शन का टुकड़ा है, वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो टूट के दिमाग की शरीयान को बंद कर सकता है। ये काफ़ी कम कॉमन चीज़ है बनिस्बत पहले जो 2 वजूहात मैंने बयान किए। उसके अलावा दिल में ट्यूमर हो सकता है, यानी कि एट्रियल मिक्सोमा, उसकी वजह से भी छोटा टुकड़ा ट्यूमर का टूट के दिमाग की शरीयान को बंद कर सकता है जाके। और अनकॉमन इसके अलावा और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेन वजूहात दिल से क्लॉट आने की ये हैं। फिर उसके बाद अगर गर्दन की जो शरीयानें हैं, जिसे हम कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, उनके अंदर प्लाक या क्लॉट जम जाए, तो वो भी उसका टुकड़ा टूट के दिमाग की शरीयान को बंद कर सकता है, जिसकी वजह से फ़ालिज पेश आ सकता है। उसके अलावा अगर जो दिल से बड़ी निकलने वाली रग है, जिसे हम एओर्टा कहते हैं, उसकी दीवारों के अंदर अगर क्लॉट जम जाए और उसके टूट जाने की वजह से दिमाग पे वो चढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी फ़ालिज हो सकता है। और अगर दिमाग की शरीयानों के अंदर ही क्लॉट बन जाए और वो टूट के आगे की किसी शरीयान को ब्लॉक कर दे, तो उसकी वजह से भी फ़ालिज हो सकता है। उसके अलावा जो क्लॉट वाला या रग बंद होने वाला फ़ालिज है, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में अक्सर दिमाग की ही बारीक रगें साल के ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल होने की वजह से उन रगों को डैमेज हो जाने की सूरत में हो जाता है। जब बहुत सालों तक जो ब्लड प्रेशर है वो दिमाग की शरीयानों की, मैं लोगों को बताता हूँ, पिटाई करता रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो एक वक्त ऐसा आता है कि या तो वो रग की जो दीवार है बारीक रगों की दिमाग की, वो मोटी होकर बंद हो जाती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो साल के ब्लड प्रेशर से डैमेज होकर इतनी नाजुक हो जाए कि वो फट जाए, जिसकी वजह से हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये एक और वजह है रग बंद होने वाले फ़ालिज की। ये क्लॉट तो नहीं है पर से, लेकिन ये रग बंद होने से भी इसी तरह का फ़ालिज होता है जैसे क्लॉट की वजह से होता है। उसके बाद अगर ब्लीडिंग पे आए, तो ब्लीडिंग कई तरह की है। अगर दिमाग की बारीक शरीयान फट जाए, जो अमूमन ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में होती है, उसकी वजह से भी फ़ालिज हो जाता है। या अगर बड़े उम्र के लोगों के अंदर जिनमें दिमाग सिकुड़ जाता है, तो जो वेन्स सर की हड्डी से लेकर दिमाग तक जारी होती हैं, जिन्हें हम ब्रिजिंग वेन्स कहते हैं, वो हल्का सा भी सर को झटका लगने से टूट सकती हैं, फट सकती हैं ब्रिजिंग वेन्स, और उनकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे सबड्यूरल हेमरेज कहा जाता है। उसके अलावा अगर किसी के ब्रेन में
रगों के अंदर वीकनेस हो, यानी एक थैली बनी हुई हो रग के अंदर, जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एन्यूरिज्म फट जाने की वजह से भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अमूमन इसको सब अराकिनॉइड हेमरेज कहा जाता है और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है और इसको भी हम ओवरऑल फालिज की कैटेगरी के अंदर शामिल कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी सूरत आपके मरीज़ को पेश आए कि जिसमें अचानक से उनकी बोलचाल बंद हो जाए, या अचानक से उनके एक साइड पे वीकनेस आ जाए, या अचानक से चक्कर, उल्टी और बैलेंस ख़राब होने का मामला पेश आ जाए, तो फौरी तौर पर आपको ये सोचना चाहिए कि आपके मरीज़ को फालिज हो गया। फालिज का सही डायग्नोसिस करने के लिए नंबर 1 सही डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ठीक है, और सही डॉक्टर इसका न्यूरोलॉजिस्ट है। नंबर 2 न्यूरोलॉजिस्ट भी फालिज का डायग्नोसिस सीटी स्कैन के बगैर नहीं कर सकता है। तो आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ ना सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट हो बल्कि सीटी स्कैन की सहूलत भी मौजूद हो, ताकि आपके डॉक्टर साहब ये या डॉक्टर साहिबा ये फैसला कर सकें कि ये किस तरह का फालिज है, क्योंकि सही तशखीस के बगैर सही ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती है। आजकल के दौर में अगर सही डायग्नोसिस हो जाए तो फालिज होने से पहले भी फालिज को रोका जा सकता है, या अगर खुदा न खास्ता किसी को फालिज हो चुका है तो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की ज़रिए से आइंदा होने वाले फालिज से भी बचाव किया जा सकता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह हम अपने फालिज के रिस्क को बचाएं जिनको कभी भी फालिज नहीं हुआ होता। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अपनी उम्र को कंट्रोल नहीं कर सकते, उम्र तो बढ़ ही रही है हमारी। नंबर 2 हम अपनी जीन्स को अभी तक भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो अल्लाह की तरफ से हमें विरसे में जीन्स मिली हैं वो इस दौर के अंदर भी वैसी ही रहेंगी और उनके जो असरात हैं वो हमारे सेहत के ऊपर मुरतब होंगे। ये चंद चीज़ें हैं जो अफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में है, तो अगर किसी को पता चल गया है कि उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है और अगर वो उसको ट्रीट कर लें बर वक्त तौर पे, तो वो आइंदा होने वाले फालिज के रिस्क को खातिर ख्वाह तौर पर कम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सिगरेट पीते हैं या किसी तरह का और नशा करते हैं जैसे नस्वार वगैरह, तो सिगरेट से बचाव करके भी, सिगरेट को छोड़ कर भी हम अपने फ्यूचर फालिज के रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। और अपनी अच्छी खुराक इस्तेमाल करके, कम मुरब्बन खाना खा के, कम मसालेदार, कम चिकनाई वाला खाना खा के, हेल्दी डाइट खा के हम अपने फालिज के रिस्क को कम कर सकते हैं। उसके अलावा वर्जिश रेगुलरली करके और एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार के भी हम अपने फालिज के रिस्क को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल मालूम होगी और इससे किसी का भला हो सकेगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।